नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से मिजाज बदला है। देर रात कई जिलों में हल्की सी तेज बारिश हुई है, जिससे आज भी कई जिलों में बारिश के आसार लग रहे हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली में आज बारिश का अनुमान है। वहीं बारिश होने से कई जगह पर लैंडस्लाइड होने से हाईवे पर मलबा भी गिरा है। इससे जगह जगह पर वाहन फंस गए हैं। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। सीधे रुख करते हैं। भारती, सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को जरा मौसम का मिजाज बताइए और कुछ तस्वीरें भी दिखाइए, और ये बताइए कि मौसम विभाग क्या कह रहा है, कैसा मौसम रहने वाला है। पिछले 3 दिन से गर्मी से लोग बेहद परेशान थे अनुपम। अगर हम देहरादून की ही बात करें या फिर आसपास के जो जिले हैं, वहां पर भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही थी। लेकिन कल से मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। देर रात बारिश हुई है और आज भी मौसम ठंडक यहाँ पर बना हुआ है। आज के लिए ये कहा गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि तेज बारिश कुछ जिलों में हो सकती है, जिसमें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के इलाके, यहाँ के लिए कहा गया है कि तेज बारिश होगी। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए कहा गया है कि हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि देर रात हमें देखने को भी मिली, और आज के लिए भी इसी तरह का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। प्री मानसून शावर्स अनुपम ये यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। 15 से 20 तारीख के बीच में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में मानसून एंटर कर जाएगा, और उससे पहले जो बारिश हो रही है ये उसी के रूप में हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल भारतीय, आज हमने देखा कि देहरादून की बात करें तो वहां पर सुबह जबरदस्त बारिश हुई। इसके बाद जो बाकी पहाड़ी इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं, उनको लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं? ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी बारिश होगी। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यही पूर्वानुमान अनुपम जताया जा रहा है कि हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के लिए ये कहा गया है कि वहां पर तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। लेकिन सुबह से जो मौसम देहरादून में भी बना हुआ है, हरिद्वार से भी जो हमारे पास खबर आ रही है, वहां पर इसी तरह का मौसम बना हुआ है कि तेज बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है अगले कुछ घंटों में। बिल्कुल भारतीय, आपने तमाम जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। भारती सकलानी बता रही थी कि कौन कौन से इलाकों में आज बारिश हो सकती है। इधर देहरादून में आज सुबह आई जबरदस्त बारिश के बाद देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़कों पर मलबा फैल गया। इस मलबे की चपेट में कई दुकानें भी आ गई हैं। मालदेवता दरअसल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर पिछले कुछ समय में खासा पॉपुलर हुआ है। यहां पर बर्ड वॉचिंग में शौकीन लोग भी आते हैं। बारिश के बाद सड़क पर मलबा आया है। वहीं चंपावत जिले में रात से हो रही बारिश का असर सुबह देखने को मिला। कुछ घंटों की बारिश ने ऑल वेदर सड़क की पोल को खोलकर रख दिया है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे घाट तक 7 जगहों पर मलबा आने से बंद हुआ है। धौन, बिलखत, स्वाला, विश्राम घाट, बाराकोट, भारतोली क्षेत्र में एनएच बंद होने से कई लोग अलग अलग जगह जाम में फंसे रहे। हालांकि कुछ जगहों पर सड़क से मलबा हटा दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर पहाड़ी से मलबा आने से वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकी है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। सरकार ने अक्टूबर 2005 में पुरानी पेंशन को समाप्त कर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की, लेकिन इसको लेकर आज भी विवाद बना हुआ है। इसके दायरे में कई ऐसे कर्मचारियों को भी ले लिया गया जिनको सितंबर 2005 में नियुक्ति पत्र तो जारी हो गए थे, लेकिन नियुक्ति मिली अक्टूबर के बाद। सांख्यिकी सेवा संघ भी इनमें से एक है। संघ का कहना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा संख्या अधिकारियों के पदों के लिए 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन परीक्षा परिणाम काफी देरी से 2006 में घोषित किया गया। अब ये सभी मांग कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। इधर विवादों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जिनको नियम के तहत पेंशन मिलनी चाहिए थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन किए हैं, उन सारे प्रकरणों को हम देख रहे हैं और सब कुछ देखने के बाद
एक न्यायोचित रिकमेंडेशन संस्तुति हम कैबिनेट के लिए करेंगे। हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग है और सरकार ने उप समिति गठित की है, परंतु उसमें हमारी कुछ श्रेणियां हैं। जैसे कोटद्वार उपचुनाव से पूर्व जो है शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे। 2000 में हमारे यहाँ शिक्षा बंधु नियुक्त हुए, वो 2006 में तदर्थ हुए, पर आज वो विनियमितीकरण में है। तो हम चाहते हैं समिति इनको भी सम्मिलित करते हुए पुरानी पेंशन योजना में इनको भी लाभ दें। इस पे हमने अभी चर्चा की है और सारे पक्ष, चाहे आयुर्वेद हो, सांख्यिकी हो, शिक्षक हो, पीडब्ल्यूडी हो, सारे विभाग जो इससे वंचित रह गए और जिनको नियम के तहत पेंशन मिलनी चाहिए थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन किए हैं, उन सारे प्रकरणों को हम देख रहे हैं और सब कुछ देखने के बाद एक न्यायोचित रिकमेंडेशन संस्तुति हम कैबिनेट के लिए करेंगे। 2022 के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। कांग्रेस ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर चुनावों के लिए कमर कसने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पूर्व सीएम हरीश रावत को चेहरा बनाने की बात तो कर रही है, जबकि भाजपा मोदी के विकास को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। देखिए रिपोर्ट। – 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर चुनाव में कमर कसने के निर्देश दिए गए। वहीं दिल्ली के बाद दून में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता हाईकमान से एक बार फिर से चुनावों में पूर्व सीएम हरीश रावत को चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी भी हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है, चर्चा के लिए बुलाया गया है। वो चर्चा कर रहे हैं और सारा इस तरह से योजना बना रहे हैं जिससे अगली बार सरकार प्रदेश में आ सके। जहाँ तक हरीश रावत को कमान सौंपने की बात है, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। वहीं बीजेपी पीएम मोदी के नाम और विकास कार्यों को लेकर चुनाव में जाने की तैयारी में है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी भी ली। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में आपस में ही द्वंद्व है। कांग्रेस तो आपसी द्वंद्व में मची हुई है, उनमें आपस में द्वंद्व मचा है, एक दूसरे के पीछे लट लेकर चल रहे हैं। अब पहले सत्ता में आए तब बात करें, सत्ता अभी सत्ता में आई नहीं है और स्वप्न देखने लगे मुख्यमंत्री के। पहले मुख्यमंत्री का कार्यकाल जनता देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। भले ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे और तैयारियों में जुटे हों, लेकिन सत्ता की असली चाबी जनता के हाथों में ही है। वही तय करेगी प्रदेश में अगली बार कमल खिलेगा या फिर पंजे की होगी पकड़। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कोविड के कारण ठप पड़े उद्योग और पर्यटन कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। तीरथ कैबिनेट ने पर्यटन और उद्योग के लिए 29 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में 14 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इसके साथ ही कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए करीब 400 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को भी अगले 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। अति सूक्ष्म के नाम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसके तहत 20,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत लाभार्थी रोजगार के लिए 10 से 15,000 तक का लोन ले सकेगा। इसमें सरकार 5,000 की सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म नैनो उद्यम, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से लोग लौट के आए हैं या कोविड का प्रभाव पड़ा है, उनके लिए एक योजना आज शुरुआत करने का निर्णय लिया, जिस योजना में 20,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। कोविड से प्रभावित पर्यटन व्यवसायियों को तकरीबन 29 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज कैबिनेट ने मंजूर किया है। 29 करोड़। इसमें 50,000 निजी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट आदि के कर्मचारियों को एक मुश्त 5,000 रुपया। देहरादून से खबर है, जहां पर कमांडेंट परेड का आयोजन किया गया। आईएमए में परेड का आयोजन हुआ है। 12 जून को पासिंग आउट परेड होनी है। पासिंग आउट परेड से पहले परेड में फुल ड्रेस कमांडेंट परेड हुई है और यहां पर कमांडेंट परेड का आयोजन किया गया।
और आइए अब आपको कोरोना अपडेट बताते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 513 नए केस सामने आए हैं, जबकि 22 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव केसों का आंकड़ा 10,000 के नीचे आ गया है। राज्य में इस समय एक्टिव केस 9,200 हैं। बीते 24 घंटे में 3,088 मरीज रिकवर हो गए हैं। देहरादून में 114, हरिद्वार में 79 नए केस, नैनीताल में 51, उधम सिंह नगर में 18 नए केस सामने आए हैं। नैनीताल में ग्रामीण इलाकों में कोरोना टीकाकरण के लिए अब मोबाइल टीमें भी लगाई गई हैं। ये टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में 45 साल से अधिक बुजुर्गों और विकलांग को वैक्सीन लगाएंगे। स्कूल या पंचायत घरों में टीमें कैंप लगाकर 2 दिन वैक्सीन लगाएंगे और जो लोग यहां नहीं पहुंच पाएंगे तो घर जाकर भी दवा की डोज दी जाएगी। डीएम नैनीताल ने रोस्टर जारी किया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में मदद मिलेगी। जहाँ पे भी इस तरह की परेशानियां हैं, जहाँ पर कि लोग वैक्सीनेशन कम हो रहा है या लोग आ नहीं पा रहे हैं या उनकी काउंसलिंग करनी है, तो ऐसी जगहों पर वैन जाएगी और घर में एक पर्टिकुलर स्थान चयनित करके मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। 2 जगहों पे 18 प्लस का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो 45 प्लस के लोग हैं उनके लिए 3 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं और जो पूरे बेतालघाट ब्लॉक में घर घर जाके वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए टिहरी प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तीसरी लहर को बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसको लेकर अब जिले में बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आशाओं के माध्यम और 5 साल से ऊपर के बच्चों को शिक्षकों द्वारा सर्विलांस के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि हालांकि अभी तक बच्चों में कोविड लक्षण को लेकर कोई मामला सामने नहीं आया और जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से वार्ड भी तैयार कर लिए गए हैं। जो सर्वेलेंस है वो बीएलओ के माध्यम से चल रहा है। जब वो आइवरमेक्टिन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस घर में कितने बच्चे हैं और किसी में कोई लक्षण तो नहीं है कोविड से रिलेटेड, तो वो सर्वेलांस कर ले रही है। तो इसमें अभी कहीं पर भी बच्चों में कोविड का कुछ भी फैलाव होने का कोई भी मामला दृष्टिगत नहीं हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने पर अब आपको मनमाने रेट नहीं देने होंगे, क्योंकि अब वैक्सीन के रेट तय कर दिए गए हैं। वहीं मनमानी पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के रेट तय कर दिए गए हैं, जिसमें कोविशील्ड के कुल 780 रुपए लेने होंगे, जिसके लिए अभी तक 1100 रुपए वसूल किए जा रहे थे। कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए और स्पुतनिक के लिए 1145 रुपए देने होंगे। इसमें जीएसटी और सर्विस चार्ज भी शामिल है। 180 रुपीज इतना होना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग या पिज़्ज़ा विज़ा खाने के लिए जाते हैं तो 500-600 रुपीज़ तो ऐसे ही चला जाता है। तो 1 डोज के लिए 780 देना, इट इज़ नॉट अ बिग डील। थोड़ा तो अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, पहले से तो अच्छा हुआ है। 1100 तो काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन 780 ठीक है, अच्छा है। उत्तराखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी किसी से छिपी नहीं है और रेट तय होने से पहले मनमानी कीमत वसूलने की तमाम शिकायतें भी आ चुकी हैं। लेकिन डीजी हेल्थ का कहना है कि अब सही रेट पर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग होगी। निर्धारित गए हैं, तुरंत वो लागू हो जाएंगे और हम अपने जो अधीन जितने भी सीएमओज हैं उनके पास जैसी जाएगा और उनके उनके ऊपर अलग से ऑब्जर्वेशंस भी रखना चाहिए कि उनको ज़्यादा ना लें, इससे ज़्यादा जितना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किए हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी बरकरार है, जिसके चलते ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे हैं। ऐसे में वैक्सीन की कीमत तय होने से कोरोना के खौफ के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ऐसा लगता है उत्तराखंड परिवहन विभाग के लिए कोविड खत्म हो गया। रोडवेज की बसों में अब सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में अब बसें पहले की तरह ही चलेंगी, यानी 100% क्षमता के साथ बसें चल सकेंगी। परिवहन निगम ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय रूट पर निर्धारित क्षमता के साथ बसें चल सकेंगी। हालांकि बसों में खड़े होकर सफर की मनाही है और किराया भी नियत दर पर ही लिया जाएगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद रुड़की के गंगनहर कोतवाली इलाके में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल अधिवक्ता को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनके हम जल्दी ही अरेस्टिंग भी करेंगे और उसमें सुसंगत धाराओं में उपयोग करके सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी उसी चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं सर, सभी पहलू पे हम लोग विचार कर रहे हैं और सभी पहलू पे हम लोग ध्यान देंगे इस पर। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खबर को आप जरा गौर से देखिए। अगर आपके फेसबुक की आईडी को किसी ने हैक किया या फिर किसी ने डुप्लीकेट आईडी बनाई है या फिर आपकी फोटो का वो इस्तेमाल किसी और ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में किया है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी शिकायत आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। पिछले 6 महीने के अंदर साइबर क्राइम सेल में सोशल साइट से क्राइम का ग्राफ 30% की रफ्तार से बढ़ा है। कहीं डुप्लीकेट प्रोफाइल पिक्चर के जरिए पैसे मांगने के केस सामने आ रहे हैं, तो कहीं प्रोफाइल पिक्चर का दूसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल होने की शिकायत मिली है। वहीं लिंक ओपन करके भी ठगी के केस सामने आ रहे हैं। मेरी वाइफ की तो फोटो आती है और नाम किसी रानी कौर का आता है। फ़ोन मेरा बहुत पहले खो गया था, वो तो मिला नहीं, तो मेरी वाइफ की आईडी भी इसने हैक कर ली किसी ने। तो मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा है कि आपकी वाइफ का नाम कैसे बदल गया। तब मैंने चेक करा तो पता लगा। तो अब अकाउंट बनाते समय जो है फेसबुक वैसे तो सारा वेरीफाइड करता है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है और उसके बाद वो अकाउंट बनता है। अब उस अकाउंट का जो वो इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई क्राइम में करता है और वो किसी के नॉलेज में वो तत्काल आता है, तो हम तत्काल उस पर FIR दर्ज कराते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि आपकी थोड़ी सी सतर्कता से ऐसा करने वाले लोगों को IT एक्ट के तहत सजा मिल सकती है, जिसमें 3 से 5 साल से भी ज्यादा सजा का प्रावधान है। साइबर क्राइम में प्रावधान सिर्फ एक साइबर क्राइम इस तरह का है, इसमें अगर कोई किसी का डाटा लीक कर लेता है या हैक कर लेता है या किसी की प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन उसकी नॉलेज के बिना किसी की लोकेशन ट्रेस करता है या उसकी कोई फाइल्स हैं, सॉफ्ट कॉपीज हैं, वो अगर चुरा लेता है, तो अलग अलग प्रावधान है। 3 साल से लेके इसमें 10 साल तक की सजा है। अब अगर आपके सोशल साइट में भी इस तरह की छेड़छाड़ हो रही है, तो नेशनल पोर्टल से लेकर साइबर सेल को भी जरूर सतर्क करें, क्योंकि जिस तेजी से साइबर क्राइम के केस सामने आ रहे हैं, फोन या सोशल साइट चलाते हुए सावधान रहने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास को थाना पंतनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को थाना पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। साल 2019 में बीजेपी की तरफ से पंचायत चुनाव के दौरान त्रिनाथ विश्वास द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके चुनाव लड़ा गया था। इसमें उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत भी हासिल की थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने उसके प्रमाण पत्रों की जांच की, जो फर्जी पाए गए, जिसके बाद उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। बाद में त्रिनाथ ने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पंतनगर थाने में फर्जीवाड़े को लेकर के एक मुकदमा कायम था, जिसके अंतर्गत ये था कि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, लोकल इलेक्शन, उसमें फर्जी प्रमाण पत्र यूज़ किए गए थे। तो उसमें त्रिनाथ विश्वास वांछित चल रहे थे, उनकी कल रात को अरेस्ट की गई। देहरादून विजिलेंस की टीम ने रुड़की के पिरान कलियर में 10,000 की रिश्वत लेते हुए दरगाह प्रबंधन हारून को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता सुपरवाइजर को पिछले दिनों नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन पुनः बहाली और सैलरी के लिए दरगाह प्रबंधन ने उससे 1.5 लाख की मांग की थी। इसमें सुपरवाइजर ने किश्तों में रुपए देने की बात कही। कहीं पीड़ित सुपरवाइजर ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम को दी थी और आज देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने आरोपी को मौके पर रिश्वत लेते हुए दबोच लिया।